वेलकम टू न्यूज़ एजेंसी सारिया जी। इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का आगाज कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज कौमी असम्बली के 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का रुकन ऑफिशियली तस्लीम कर लिया है। इस हवाले से मजीद वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन ने रुजू कर लिया है। उनका मौक़िफ़ ये है कि इन अरकान असम्बली ने लिखा है कि तहरीक इंसाफ उनकी रुकनीत कंफर्म करेगी, लेकिन इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में तहरीक इंसाफ का पार्टी स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। एक जानिब इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद शुरू किया है, तो दूसरी जानिब बानी तहरीक इंसाफ को आज 9 मई के केसेस में एक बड़ा रिलीफ मिला है। लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के 12 मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ का जिस्मानी रिमांड कल अदम करार दे दिया है। इस फैसले से कबल बानी तहरीक इंसाफ ने 9 मई केसेस में अपनी हवालगी फ़ौज को देने के ख़िलाफ़ लाहौर हाई कोर्ट से रुजू भी किया था। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये भी हम आपको बताते हैं। कल मज़ीद बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं। 9 मई के मुकदमात में बानी तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलने के बावजूद हुकूमत अभी भी ये बयानियाँ बना रही है कि तहरीक इंसाफ फ़ौज के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करती है, उनकी क़यादत इसमें मुलविस है, बाकायदा अटैक किया जाता है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ की प्लेटफॉर्म से आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है। ज़रा देखिए। बदकिस्मती से जिस डोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था और पाकिस्तान की जड़ें फैलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ। खुद सिपा सलार जो पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर PTI की ऑफिशियल वेबसाइट से जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी खानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, कभी देखती आंख ने और सुनते कान ने कभी इस तरह का दिलखराश मंजर कभी नहीं देखा। इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि आज PTI ने एक और मौक़िफ़ लिया है। हम देखे थे बड़े दिनों से एक दूसरे के ऊपर मुसलसल नज़र आ रहा था कि नाराज़गी है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से PTI पर, PTI की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट पर। आज उमर अयूब साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है, ज़रा देखिए। ये वाज़ेह तौर पर एक पॉलिसी शिफ्ट ज़रूर नज़र आ रहा है PTI के अंदर, और ये अकेली बात नहीं है। इसके साथ साथ एक और बात भी की आज उमर अयूब साहब ने, वो भी देखिए। कौम को हम लोग वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की तरफ से ये भी पैगाम देना चाहते हैं कि तैयारी करें नए जनरल इलेक्शन की। नए जनरल इलेक्शन होंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। शहबाज शरीफ हुकूमत, मरियम नवाज हुकूमत, इनके तो छक्के छुट गए, ये डूब गई है। हमारे साथ असद कैसर साहब मौजूद हैं एंड दुआई साहब will also be joining us. Thank you so much both of you gentlemen for being on the program. असद कैसर साहब, thank you so much for being here. पहले तो मुझे बताइएगा कि ये कोई पॉलिसी शिफ्ट अब हम देखेंगे PTI में। आज जो उमर अयूब साहब ने बयान दिया है, वो लग रहा है कि कोशिश करें कि मामला ठीक हो। नहीं, ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है, ये हमारे इब्तिदा से है। ये जब दुरानी साहब के साथ बैठे हैं आज से तकरीबन 7-8 महीने पहले, अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता सकता, उस वक्त भी हमने ये बताया था कि फौज भी हमारी है, क्योंकि एक महब्बती पाकिस्तानी कैसे अपने फौज के साथ जो है ना वो लड़ाई कर सकता है या उसको जो है कमज़ोर कर सकता है, और इस किस्म की जो है ना। लेकिन ये एक मुस्लिम लीग का बयानिया था कि वो कोशिश कर रहे हैं, और उसकी बला भी इसमें है और उसके फ़ायदा भी इसमें है कि जितना भी फौज और आवाम के दरमियान, खासकर PTI और फौज के दरमियान जो है ना माजाराई शुरू हो जाए, ताकि वो जो है ना उसको इंजॉय करे, वो उसके फ़ायदे ले। तो हमने हमेशा से कहा है, और हमने जितनी भी हमारे इंटरव्यूज, हमारे तकारीर, हमारे एक्टिविटी देखे, उसमें हमने एक बात की है कि हम कानून और आइन के अंदर रहते हुए अपनी जो है सियासी जद्दोजहद जारी रखेंगे। ना हम वायलेंस पे यकीन रखते हैं, ना हम किसी किस्म के अपने इदारों को जो है कमज़ोर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मुल्क में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम हो, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम अपने मुल्क में पार्लियामेंट को एम्पावर देखना चाहते हैं, हम जो है ना अपने मुल्क में अदलिया को आज़ाद देखना चाहते हैं, और एक मजबूत फौज चाहते हैं जो उसका कानूनी और आइनी जो जुरिडिक्शन है, पैरामीटर है, उसके अंदर वो काम करे। मुस्लिम लीग आप देख रहे हैं कुछ दिनों से मुसलसल जिस तरह प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और जो अभी आपने शहबाज शरीफ साहब का जो इंटरव्यू दिखाया है, वो क्योंकि एक तरफ तो वो एक शिकस्त खुर्दा लोग हैं, हमारे मैंडेट पे बैठे हुए हैं,
पूरी मुल्क में जो है ना उसके पास कोई 17 से ज्यादा सीटें नहीं है। ओरिजिनल नवाज शरीफ खुद हार चुके हैं, ये उनकी बेटी भी, और ये जितने लोग बैठे हैं इस वक्त नाजायज हुकूमत पे और चोरी के मैंडेट पे जो बैठे हैं, तो उसको अगर इजाजत दें, क्योंकि जो रिपोर्टिंग होती है खान साहब की, जो रिपोर्टर्स उनको कवर करते हैं और उनके पास एक्सेस है, उसमें बड़े सख्त बयान आते रहे हैं अंटिल रिसेंटली, आर्मी की आज़त के बारे में भी, वैसे भी। सो क्या वो ऑन बोर्ड है इस हवाले से कि अब हम ने ये कहना है कि PMLN लड़ाई करा रही है और हमने लड़ाई नहीं लड़नी? देखिए, ये हमारे इब्तिदा से ही जो तोड़ पड़ोड़ की, आपको पता है कि मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ लॉबिंग होती हैं, वो एक तरफ दूसरी तरफ जो है ना बयान को ट्विस्ट करते हैं और फिर उसके अपने अपने मतलब निकालते हैं। ये उस वक्त भी खान साहब कहते थे कि फौज भी हमारी और मुल्क भी हमारा। यानी एक कैसे वतन पाकिस्तानी जो है ना अपने मुल्क के इदारों को कमजोर कर सकती है, ये बिल्कुल गलत बात है। हम किसी तौर पर, मैं जो कहता हूँ कि कैटेगरी के लिए हम किसी सूरत में अपने मुल्क के इदारों को कमजोर नहीं देना चाहते। हम चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो, रूल ऑफ लॉ, यानी तमाम इदारे अपने पैरामीटर और जुरिस्डिक्शन में काम करें, तब ये मुल्क आगे बढ़ेगा, तब इन्वेस्टमेंट आएगी, तब तरक्की और खुशहाली आएगी। जब इदारे जो है ना अपने हुदूद से बाहर निकलते हैं और अपने दूसरे उसके मतलब हुदूद में काम करते हैं, तो इससे फिर बेचैनी फैलती है, फिर जो है ना अफरा-तफरी फैलती है, अनारकी आती है। तो हम एक मुहब्बतन पॉलिटिकल पार्टी है, और जो इस वक्त हमारी इस वक्त सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होकर मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इकदाम करें। बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और साथ ही साथ जो ये कहा गया कि हम अब नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे, अब तक आप कहते थे कि हमारा मैंडेट वापस करें, क्या ये भी डिसाइड हुआ है कि अब कहीं पर कई री इलेक्शन की बात हो रही है, मिड टर्म इलेक्शन की बात हो रही है? देखिए, हमारे पास रास्ते क्या है, यानी जितने उन्होंने जो डॉक्यूमेंट्स थे, वो जो 45 है, उन्होंने कोशिश की कि उसके मुताबिक ये लंबा सिलसिला चल रहा है, मैंडेट है नहीं, मुल्क से चला नहीं जा रहा। जो इस वक्त बिजली की कीमत में इन्होंने इजाफा किया, इतना जालिमाना इजाफा किया कि बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आप देख रहे हैं कि पेट्रोल की जो ओपन छोड़ रहे हैं ताकि पेट्रोल की भी कीमत आसमान से बातें करने लगे। जो टैक्सेस लगाए हैं, आपकी जो है ना फैसलाबाद की पूरी इंडस्ट्री जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वो बैठ गई है, आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बैठ गई है, आपकी स्टील इंडस्ट्री बैठ गई है, आपकी छोटे छोटे जो कारखाने थे उसकी जो है कैपेसिटी और कैपेबिलिटी खत्म हो गई है, रोजगार जो है ना बिल्कुल बेरोजगारी बढ़ गई है। इस सूरत हाल में एक मैंडेट उसके पास नहीं है, उनको पता है कि अवाम ने मुंतखब नहीं किया, उनकी अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने घर में पता है कि ये, और उनको अपने खुद पता है, इनकी ज़मीर मुर्दा है, उनको पता है कि शुक्र इसके बावजूद ही हुकूमत के साथ चिमटी हुए हैं। फिर धमकियाँ देती है, उसकी बेटी जो है ना मरियम धमकियाँ देती है, वो धमकियाँ देती है सुप्रीम कोर्ट को धमकियाँ देती है, और इसी तरह देती है कि शायद ये उसकी हेड है, कोई बादशाह है और सुप्रीम कोर्ट उसके मातहत इदारा है। इस तरह किसी जो ना मुल्क नहीं चलाया जा सकते। कि इसका इलाज ये है कि एक नए इलेक्शन की तरफ जाया जाए। असद कैसे साहब, कल एक आपके हवाले से एक बात छपी और मुझे इस पर बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि मेरी आपसे कई दफ़ा बात हुई है, ऑन रिकॉर्ड भी, वैसे भी, एंड आई वाज प्रेजेंट एट द PM हाउस जिस रात की ये बात हो रही है, जिस दिन UNC, आपको याद होगा, आपने फिर पहले आप PM हाउस में थे, फिर आपने वहाँ जाकर रिज़ाइन कर दिया था। उस हवाले से एक सहाफ़ी ने यह दावा किया, शाहिद असलम साहब ने, कि आपको शायद धमकी दी गई थी। इज दैट? देखो, मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अफसोस, मैं तो जानता भी नहीं कौन है ये सहाफ़ी, ये तो तस्वर से बाहर निकालो। ये इस वक्त अब जो इतना हम कर गए हैं, जेलें गुजारिए, धमकियाँ, प्रेशर, लालच, और आपका ख्याल है मुझे कौन कौन से लालच नहीं आएंगी? मुझे तो हर किस्म की ऑफर्स आई हैं, हर किस्म की ऑफर, जो ऑफर चाहिए। मैंने कहा कि एक बात है, मुझे अपने बड़ों ने, अपने वालिद ने और अपनी फैमिली ने ये दिखाया है कि किसी तौर पर जो है ना वफादारी पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। हमेशा आपने लायल रहना है, हमेशा आपने जो है ना जिसके साथ आप अच्छे दिन गुजारे, बुरे दिन, तकलीफ भी उसके साथ गुजारनी है। मैं एक पख्तून बाप का बेटा हूँ, कर्रा आदमी हूँ, सीधा बात करता हूँ, जिंदगी और मौत, मुश्किल और सख्त हालात में अपनी लीडर के साथ खड़ा हूँ और खड़ा रहूंगा। आई अंडरस्टैंड, गालिबन आप मेरे एक पहले इंटरव्यू में ये बात बता चुके हैं, आप बता के गए थे प्राइम मिनिस्टर हाउस में कि अब आप रिजाइन करेंगे, इज दैट करेक्ट? मैं एक मिनट में वजाहत करता हूँ। नंबर 1 हुआ है कि मैं उधर गया, आप लोग उधर थे, हमारे तकरीबन 13-14 कैबिनेट के मेंबर थे। इसमें कैटेगरिकली डिसाइड हुआ कि ये जो है आप रिजाइन करेंगे, और
जो मतलब मैंने जो कुछ किया, मैंने इमरान खान के मशवरे से सब कुछ किया है, सब कुछ किया है। एक लफ्ज भी मैंने अपनी तबीयत से नहीं किया। मैं मशवरे में शामिल था, लेकिन मैंने इमरान खान के मशवरे से किया है। और आपका मशवरा क्या था? यही मशवरा था ना, मैंने खुद कहा कि जी अगर खान साहब जाता है, क्योंकि जब खान साहब जो है ना हेल्प, जब मैंने उसको अनाउंस किया प्राइम मिनिस्टर, और जब मैं जो है ना अभी इस तरह मुझसे नहीं हो सकता कि मैं ऐलान करूं कि इमरान खान इस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं रहा, तो मैंने अपनी बात रखी। तो सब ने, फुआद और ये सारे असद उमर और जितनी सीनियर कैबिनेट के मेंबर सारे उधर बैठे थे, सब ने कहा कि आपकी बात मुनासिब है। तो खान साहब ने मुझे कहा बिल्कुल डिजाइन करो, और फिर जो हमारी आपस में बात भी हुई वो भी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं करता, लेकिन हमने मशवरे से की जो चीज़ आगे बढ़ सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट। असद साहब हमारे साथ ही रहेगा, मुझे ब्रेक पे भी जा रहे हैं, बट दुराई साहब क्या इलेक्शन की कहीं बातचीत हो रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन की बातचीत तो क्या होनी, इस रिटन ऑन द वॉल कि इस वक्त जो इलेक्शंस हुए हैं, रिटन ऑन द वॉल, यस, इस वक्त जो इलेक्शंस हुए हुए हैं वो 8 फरवरी को जब हो रहे थे उस वक्त वो नल एंड वॉइड हो चुके थे, क्योंकि उससे पहले जो प्री पोल रिगिंग हुई थी वो इस चीज़ को डिफ़ाइन कर रही थी कि ये इलेक्शंस नहीं चल सकते। लेकिन उस प्री पोल रिगिंग के बाद फॉर्म 45 और 47 वाला जो ट्रॉमा इलेक्शन ने फेस किया, उसके बाद तो उस इलेक्शन में कुछ रहा ही नहीं। तो इस वक्त जो कब्ज़ा किया हुआ इक़्तिदार है मौजूदा उनका, वो भी नहीं जायज़। 47 के तहत भी बनी हुई हुकूमत वो भी 8 फरवरी के इलेक्शन के ऊपर नहीं बनती। तो 8 फरवरी का इलेक्शन भी नहीं चल सकता और ये हुकूमत भी नहीं चल सकती। ये दिस इज़ समथिंग जो कि इंटरनेशनली एक्नॉलेज हो चुका है। रिपोर्ट की बात हर रिपोर्ट कह रही है, जितनी भी पाकिस्तान में जितने ऑब्जर्वर्स थे, दुनिया में जितने ऑब्जर्वर्स थे, उन सबको छोड़ दें। 98% पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, उनसे जाके पूछ लें वो क्या कह रहे हैं, सब यही कह रहे हैं। लेकिन कैन वी जस्ट गो इनटू अनदर इलेक्शन, या उससे पहले कोई हेड रोल करेंगे, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी कि एटलीस्ट इलेक्शन कमीशन पूछा तो जाएगी क्या? इलेक्शन के बारे में मेरी तो बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है। जैसे असद साहब ने अभी बताया भी कि जब ये सारा मसला, उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग, इनकी पूरी की पूरी जो कमेटी थी विच वाज हेडेड बाय असद कैसर साहब विद द अप्रूवल ऑफ द चेयरमैन, इन्होंने, हमने एक जॉइंट स्टेटमेंट दिया था इलेक्शन से भी 3 महीने पहले कि पाकिस्तान जमहूरियत और फ़ौज, इसको सियासत में ना इन्वॉल्व किया जाए। दिस वाज एन अंडरस्टैंडिंग विद द पार्टी एंड द लीडरशिप। उस वक़्त से शुरू होकर अब यहाँ तक पहुँचे। और आज के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो 8 फरवरी के इलेक्शंस हैं वो नहीं चल सकते, लेकिन उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है या जो गवर्नमेंट है उसकी डी रस्टिंग होगी। डी रस्टिंग समझते हैं कि जंग उतारा जाएगा, और जंग उस वक्त उतरेगा जब 47 से 45 पे आएगी फॉर्म। तो आप कह रहे हैं कि पहले ट्रिब्यूनल्स नहीं, वो एक्टिव हो, और उसके बाद ये हुकूमत जो होगी ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करेगी फॉर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस इन फ्यूचर। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग एंड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन है। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद क्योंकि असद कैसर साहब ने गालिबन यूएनसी का भी जिक्र किया है, सो आई विल टॉक अबाउट दैट राइट आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। पीडीएम हुकूमत और तहरीक इंसाफ की लड़ाई अब मुल्क और कौम के लिए वबाले जान बनती हुई नजर आ रही है। इस लड़ाई का न सिर्फ सियासत को नुकसान हो रहा है, बल्कि मुल्क को भी अब इसका नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आप मुसलसल राउंड सर्कल्स में जा रहे हैं, निज़ाम बैठने की बाज़गश तेज़ होती जा रही है। अगर ये जो हम सुन रहे हैं निज़ाम बैठने की बात, वो अपोजिशन की तरफ से आए तो फिर शायद को इतनी ज़्यादा काबिल तवज्जो ना हो। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि एक बड़े ज़िम्मेदार वफाकी वज़ीर जब इस किस्म की बात करें तो फिर पैनिक हर तरफ होगी। वफाकी वज़ीर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़े तौर पे कहा कि मुल्क में अब एक आईनी तबाही आने जा रही है। ज़रा देखिए। इंटरेस्टिंगली पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा भी ख्वाजा आसिफ के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें भी देखिए। जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नजर आ रहा है इस सारे के सारे पॉलिटिकल सिनारियो में, वो खामोशी है नवाज शरीफ साहब की।
एक तरफ हम देख रहे हैं कि अगर इस वक्त पाकिस्तान के दो बड़े लीडर्स हैं, एक जेल में हैं, दूसरे जो पहले ज़ेर-ए-ताब थे वो अभी आपको नज़र आ रहे हैं कि मौजूद हैं, उनकी पार्टी हुकूमत में है, लेकिन सियासी तौर पर उनसे जो एक्टिविटी लोग समझ रहे थे कि वो उसमें शमूलियत इख्तियार करेंगे, लीड करेंगे, वो बिल्कुल भी नज़र नहीं आई। एक ईरी साइलेंस अंग्रेज़ी में कहते हैं, वो नज़र आ रही है। क्या वजूहात उसकी हो सकती हैं? उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है सियासत के ऊपर। ये कुछ मैसेजिंग ज़रूर होती है नवाज शरीफ साहब की तरफ से, उनके जो करीबी लोग हैं वो जब इंटरव्यूज़ आके देते हैं कोई ना कोई ऐसा मैसेज जाता है, और वो मैसेज कोई इतना फ्रेंडली मैसेज नहीं है इम्पोर्टेंट हलकों के लिए भी। ऐसा क्यों है, जबकि इस वक्त तो वाज़ेह तौर पे एक यही तासुर है कि वन पेज पर है PMLN एंड इस्टेब्लिशमेंट। उसके बावजूद ये जो एक साइलेंट नाराज़गी, साइलेंट मैसेजिंग आती है बार बार नवाज शरीफ कैंप की वजह से, उसकी क्या वजह हो सकती है? और फिर एक बहुत अहम शख्सियत PMLN की कैप्टन सफदर, जो कि यकीनन रिसोर्सफुल भी हैं, जो वो बात करते हैं वो इट मैटर्स। दुरानी साहब, ज़रा इस पर रोशनी डालिए कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन है, गवर्नमेंट खुद क्यों कहेगी ये बात? देखिए, ये सबसे इस वक्त इम्पॉर्टेंट बात है जिस पे उतनी डिस्कशन नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। आपने इसको रेस किया है, इट्स एप्रोप्रिएट। मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन मेल्टडाउन नहीं हो रहा, हुकूमत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। हुकूमत का मेल्टडाउन हो रहा है, और हुकूमत मेल्टडाउन होके रहेगी, क्योंकि वो है ही एक इलेजिटिमेट और इलीगल गवर्नमेंट। अब जो उनकी ख्वाहिश है वो ये है कि वो अपने मेल्टडाउन को डाइवर्ट करने के लिए वो कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन की बात कर रहे हैं, और इस बात को करने के लिए वो अदालतों को टक्कर मार रहे हैं जाके। वो अदालतों और मुल्क के इदारों को आपस में बाहम दस्तों गिरेबां करना चाहते हैं, और वो पॉलिटिकल अनरेस्ट पैदा करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ के ऊपर पाबंदी लगाने के अहमकाना स्टेटमेंट्स जारी कर रहे हैं। ये इश्यूज़, ये सब बातें इस चीज़ की निशानदही कर रही हैं कि हुकूमत एक कैओटिक सिचुएशन पाकिस्तान में क्रिएट करना चाहती है, ताकि वो मुल्क को एक क्राइसिस में धकेल के खुद तंग गली से हमेशा की तरह निकल जाएं, लंदन या किसी और मुल्क। लेकिन वो इस दफ़ा नहीं जा सकेंगे। ना कॉन्स्टिट्यूशनल मेल्टडाउन होगा, ना पाकिस्तान में इदारों की कन्फ्रंटेशन होगी, और ना ही अवाम और इदारों को आपस में लड़ाया जा सकेगा। एक हद तक तो कॉन्फ्रंटेशन हो रही है, PTI वर्सेस इस्टेब्लिशमेंट कह लें या PTI वर्सेस गवर्नमेंट कह लें, क्योंकि गवर्नमेंट एंड इस्टेब्लिशमेंट आर एट वन पेज। दूसरी तरफ आपको नज़र आ रही है जुडिशरी के अंदर भी चपकलिश तो नज़र आ रही है। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि हम एक बिल्कुल स्मूथ सेलिंग में हैं। देखें, स्मूथ सेलिंग तो कभी भी नहीं हुआ करती जब तक ये दुनिया है, ईमान बिगड़ता बढ़ता इससे। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि कन्फ्रंटेशन जो गवर्नमेंट की ख्वाहिश थी कि PTI और इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़वा दिया जाए, जो कि आज खुद भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे देखें, ये माहौल बनाना होता है, बंदे बीच में भेजने होते हैं, आपस में खुद ही एक ऐसा इशू। देखें, आप मुझे बताएं, 9th मई का इशू जो है उसकी सारी की सारी एक नेग्लिजेंस और उसकी सारी की सारी जो नाइंसाफ़ी है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है। एक वाक़या हुआ है जिसमें नुकसान हुआ है एक इदारे का, वो इदारा उसकी तलाफ़ी चाहता है। वो तलाफ़ी करने के बजाय वो इजाफी बयानात देते हैं, वो बयानों के ज़रिए इंसाफ देने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहते हैं 100 गज वारूं गर्द ना पाड़ो। मतलब ये है कि आप रोज़ 9 मई की ज़्यादती हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाई, क्या आप जंगल से उठ के आए हुए हैं? कोई भी अगर क्रिमिनल एक्ट होता है उसकी मुद्दई गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट का काम होता है कि उस केस को बना के अदालत में पेश करे। किस केस को इन्होंने अदालत में? ये तमाम बातें अहम है, लेकिन क्या कोई एक्सेप्टेबिलिटी आपको लग रहा है कि PTI की हो सकती है इस वक्त? देखें जी, PTI की एक्सेप्टेबिलिटी का सबसे बड़ा सोर्स पब्लिक सपोर्ट है। मैंने इलेक्शन वाले दिन ये बात कही थी, आपसे भी शायद उस दिन बात हुई थी। मैंने ये बात कही थी कि जब अवाम किसी के पीछे खड़े हो जाएं तो इदारे ज़्यादा देर तक उस कुव्वत से दूर नहीं रह सकते जिसके पीछे अवाम हो।
आज आप देख लें कि अदलिया जो है वो इंसाफ के फैसले कर रही है और किसी प्रेशर को नहीं मान रही। इसी तरह इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त, अभी जो DGISPR की जो स्टेटमेंट थी, इट वाज वेरी क्लियरली सेइंग द गवर्नमेंट कि भाई आप अपनी ड्यूटी करें और हमें सियासत में मत घसीटें। अब इस्टेब्लिशमेंट सियासत में नहीं इंटरफेयर, एक पेज का इनका मतलब ये होता है कि PTI भी तो रोज घसीटती है उनको। देखिए वो तो रोज कहती है आए हमसे बात करें। PTI की जहाँ तक घसीटने की बात है वो थर्ड सोर्स से आती है, जो गवर्नमेंट जो कुछ कहती है वो फर्स्ट सोर्स से आता है। बात इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट की ड्यूटी इस वक्त ये बनती है कि वो तमाम कैदियों को रहा करे और उनको सामने टेबल पे बिठाए और उनसे पॉलिटिकल डायलॉग करे। ये तो रिकंसिलिएशन का तरीका है। कैदी नंबर 804 की बताएं, बाकी कैदी तो ऑल टुगेदर बट गवर्नमेंट बड़ी क्लियर है, हमने नहीं आने देना। देखें जी, गवर्नमेंट कैन बी क्लियर अबाउट एनीथिंग। आज मियाँ साहब पूरी कोशिश कर रहे हैं, बड़े मियाँ साहब, के वो मुल्क से बाहर चले जाएं। कौन नहीं उन्हें जाने दे रहा? ये मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन जी मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, अब मतलब ये है कि नहीं उन्हें पाकिस्तान रहना चाहिए ना, इसलिए दैट्स व्हाई ही इज स्टेइंग। तो मतलब ये है कि इस सूरत हाल में मुल्क के अंदर वो एक मिसाल है कि जब गीदड़ की मौत आती है ना तो वो शहर की तरफ चल पड़ता है। ये सुना मैंने आपने? जी बिल्कुल। तो जिस सियासी कुव्वत की अखीर होती है ना वो अदालत से जाके लड़ जाती है। आज 2-3 वज़रा की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, उनके मुंह से झाग निकल रही थी और वो जुडिशरी के खिलाफ ऐसे बोल रहे थे जैसे कि किसी इंडिया के कश्मीर में होने वाले किसी जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे PTI के खिलाफ बोल रहे हो। जैसे PTI के खिलाफ बोल रहे हो, उससे भी ज्यादा था वैनम उनका। तो मतलब ये है कि बाप से कोई लड़ सकता है? जुडिशरी जो होती है दैट इज लाइक फादर ऑफ द। ओके, सो नाउ टेल मी, ये जो कैप्टन सफदर ने बात की है ये इसका क्या मतलब है? देखिए जी, कैप्टन सफदर साहब ने जो बात की है उसका मतलब तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर कोई कू हो गया था मियाँ साहब के आने के बाद। मैंने मियाँ साहब जब मियाँ साहब मानसेरा में छोड़ दें, पूरे पंजाब में जाके आज आप पूछ लें कितनी सीटें थी नून ने जो जीती थी? कितनी सीटें थी? लोग तो उस वक्त 25 कह रहे थे। आपको कितनी लगता है? है? मुझे तो उतनी लगेंगी ना जितनी अब इलेक्शन कमीशन जिताएगा। लेकिन आपका एस्टिमेट? मैं जब निकला था हाँ तो मुझे तो 25-30 से ज्यादा नजर नहीं आ रही थी। उस दिन मैंने आपको बताया, आपने तो ये बात कहा था। लेकिन सीटें कितनी हैं आपको लगता है? अब तो उतनी है जितनी इलेक्शन कमीशन ने जोर जबरदस्ती से दी। नहीं, मेरे बिलीव करने से मैटर नहीं कर, मैं तो बिलीव बिल्कुल नहीं करता। मैं तो ये समझता हूं कि जब तक ये सारी की सारी एक्स्ट्रा गिवन सीट्स जो हैं ये वापस नहीं ले ली जाएंगी उस वक्त तक इंसाफ का अमल इस एक तरफ इलेक्शन ट्राइब्यूनल से उम्मीद है कि हमें शायद वापस मिल जाए सीटें, दूसरी तरफ आप PTI कह रही है कि हमें इलेक्शन भी दे दें। दोनों चीजें होंगी। दोनों कैसे हो सकती है? देखें, आप ये देख लें कि अगले 3 से 4 महीने में पार्लियामेंट के अंदर नून की अक्सरियत मुझे नजर नहीं आ रही। 3-4 महीने में क्या होगा? क्या अभी ऐसा कैसे साहब चले गए? उनसे पूछना था। मेल्ट डाउन इसी को कहते हैं। रोज की सीटें जाए, अभी कितनी नई आ गई? एक दिन में आ गई ना, कितनी आई है? ठीक है, 39 आ गई। अब आगे चलें, अब जितने ट्रिब्यूनल में केसेस हैं उनके फैसले नहीं होने, दैट इज इनकी जीत जो है दैट्स अ डिसीजन रिटन ऑन द थिन एयर। 3-4 months इज वेरी लाइक eerily सिमिलर टू द टाइम चीफ जस्टिस इज गोइंग। इसका उससे तो कोई ताल्लुक नहीं है। वो मुझे नहीं पता, वो तो खैर एक वो है ना। मेरा तो ये कहना है कि ये जो है ये इस अरसे के अंदर इनकी अक्सरियत पार्लियामेंट में नहीं रहेगी इन 3-4 months। दूसरी बात यह है कि उसके बाद जो हुकूमत बनेगी वो नई अक्सरियत की पार्टी की होगी। कि रिजर्व सीट्स मिल रही हैं PTI को? रिजर्व सीट्स तो मिलेंगी, वो तो मिल चुकी हैं ना, बिल तो नहीं रही। पहले सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी आपके ट्राइब्यूनल्स में। कितनी इधर लग रही हैं आपको आती हुई? मुझे तो देखें जितने भी केसेस हैं अगर आप जाएंगे तो वो तो इनके पास तो कुछ भी नहीं है हुकूमत के पास, सवाए इसके कि वो बोर्ड जिसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ने टाइप कर दिया था। मेरा इलेक्शन के बारे में लोग कहते हैं जी इदारों ने धांधली की, ये वो की, मैं इस चीज़ पे नहीं मानता। इलेक्शन में धांधली की है तो इलेक्शन कमीशन ने की है, इलेक्शन में धांधली की है तो इंतज़ामिया और पुलिस ने की है, इलेक्शन में धांधली की है तो अबूरी हुकूमत ने की है। ये तीनों इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और इन्हीं को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। अब ये हुकूमत का काम था कि इन्होंने इतनी डस्ट उड़ाई कि ये साबित करने की कोशिश की कि जी PTI कह रही है कि जी सब कुछ एस्टैब्लिशमेंट ने किया है। कह रहे हैं नहीं कह रहे, करना जिसने था, जिसकी अथॉरिटी होती है
ही इज ब्लेम्ड। मेरी नाराजगी है कि एक कहावत है, somebody says कि अगर फॉर्म 47 पे जीतना था तो 2/3 जीत जाते फिर, एक कहावत है। हाँ, 2/3 जीत जाते तो फिर जमीन पे भी तो खड़े होना था ना। देखें जी, फॉर्म 47 के ऊपर KPK में जाके जीतते ना 2/3 के ऊपर, अभी क्या हो रहा है वहाँ पे? देखें, आपको सारी दुनिया 3 बातें कर रही है। पॉलिटिकल रिकन्सिलिएशन करो, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाओ और अपनी सिक्योरिटी को इम्प्रूव करो। ये तीनों चीज़ें इसी सीक्वेंस में होंगी। आपको पॉलिटिकल स्टेबलाइजेशन करनी पड़ेगी, उसके नतीजे में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी स्टेबलाइजेशन। इस सेगमेंट के लिए काम है क्विकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में फिर आप PTI को आपको लगता है कि दे कैन बी इन द गवर्नमेंट, दे शुड बी इन गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट आ जाएगी? नो, इंटरिम गवर्नमेंट इज नो मोर। अगर आप उसको रेफर कर रहे हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट आपने कहा, उसमें कहा कि एक टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट है। देखें, वो कुछ भी कहें, लेकिन टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट जो होती है वो कभी भी पास में डिलीवर नहीं कर सकती। आई डोंट थिंक कि टेक्निकल गवर्नमेंट, पीपल हु लाइक टेक्नोक्रेट्स, वो टेक्नोक्रेट्स को लाइक भी करते हैं, खुद भी वो, उनके भी दिल में लड्डू फूट रहे होते हैं कि वी आर गोइंग टू बी समवेयर। देखो, उनका काम है वो टेक्नोक्रेसी करें, ये सियासतदानों का काम है जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं, दे शुड फॉर्म देयर गवर्नमेंट। और वो गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर्ड रिफॉर्म्स करेगी, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में ये भी मैं आपको बता दूं, एक और VUNC आ रही है। एक जो है नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस विद सेम ड्यूरेशन, एक ही दिन में होंगे आइंदा इंशाल्लाह। वेरी इंटरेस्टिंग। देयर विल बी नो इंटरम गवर्नमेंट। इस इंटरम गवर्नमेंट के बाद नोबडी विल लाइक और डेयर टू हैव सच टाइप ऑफ इंटरम गवर्नमेंट अगेन, कि जो जाने के बाद भी वापस आना चाहती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है, इस सारे नतीजे में जब ये तीनों इदारे एट ए टाइम पॉलिटिकली इंटैक्ट होंगे तो पाकिस्तान में फर्स्ट टाइम आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन एक जमहूरी हुकूमत बनेगी जिसमें अवाम भी शरीक होगी बिकॉज ऑफ लोकल बॉडीज़। और जब लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन नेशनल इलेक्शन के साथ होंगे तो इन इलेक्शंस में कोई धांधली नहीं कर सकेगा। ये मैं वो डायनामिक्स बता रहा हूँ जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं और जिनसे कोई इनकार नहीं कर सकता जो इलेक्टोरल प्रोसेस को समझता है। चलिए, यू बीइंग वेरी पॉजिटिव, आई होप कि कोई पॉजिटिव स्टेप हो, लेकिन इट लुक्स अभी थोड़ा सा मुश्किल लग रही है। अगले 2 प्रोग्रामों के बाद और करीब आ जाए। चलिए, हमने सेव कर लिया, वी गॉट इट सेव्ड। हम एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मैनचेस्टर में जो वाक़या हुआ उस पर बात करेंगे राइट आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। बरतानिया के मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जब एक पाकिस्तानी ख़ानदान को पुलिस की तरफ से तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बहुत ही शॉकिंग फुटेज है। कल से जब ये सोशल मीडिया पर पहले एक फुटेज आई, शदीद तनकीद का निशाना बना। लोगों ने सोचा कि इस कदर तशद्दुद हो रहा है इन मुसाफिरों पर, यकीनन कोई बहुत ज़्यादा इन्होंने बदतमीज़ी या टेररिज्म या कोई इस किस्म का क्राइम किया होगा। लेकिन जब मज़ीद फुटेजेस आई वो और प्रॉब्लमेटिक हो गई। नज़र आया एक शख्स खड़ा हुआ है, उसके ऊपर भी मैन हैंडलिंग हुई, एक से वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा है, वो कॉल आउट भी कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कह रहा, उसके बावजूद उसके ऊपर अटैक हो रहा है। ज़रा देखिए क्या हुआ है मैनचेस्टर में। क्योंकि बड़ी तादाद में पाकिस्तानी कम्युनिटी है, एशियन कम्युनिटी है, सो और भी प्रॉब्लमेटिक ये बात बन जाती है। एक रिएक्शन भी आया कम्युनिटी की तरफ से। हमारे साथ इस वक्त अजहर जावेद हमें ज्वाइन करे हैं बरतानिया से, लंदन से। थैंक यू सो मच अजहर साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। आपको कैसा लगा ये फुटेज देख के, और ज़रा इसकी तफसीलात भी हमसे शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया फ्रिया। ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या था बरतानिया की तारीख का कि जब 2 नौजवानों को उनकी वालदा के सामने पुलिस ने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया। ये फैमिली है पाकिस्तानी निज़ाद कश्मीरी फैमिली है, बरतानिया के ही रिहायशी हैं। रॉचडेल मैनचेस्टर के साथ एक टाउन है, वहाँ से इनका ताल्लुक है। और ये पाकिस्तान से अपनी दोनों नौजवान, एक का नाम फाहिर है, 19 साल उसकी उम्र है, और दूसरा अम्बाद उसका बड़ा भाई, ये अपनी वालदा के हमरा पाकिस्तान से पहुंचे थे मैनचेस्टर। ये पार्किंग की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर इनका किसी से झगड़ा हुआ। ट्रॉली जो सामान लेके जाने की वाली होती है उस पर उनकी आपस में कोई तल्ख कलामी हुई, जिस पर पुलिस को कॉल किया गया। पुलिस ने आकर इन नौजवानों से बात की और आते ही उनका जो रवैया ऐसा था कि दोनों नौजवान जो है
वो भी जो वाक़यात आ रहे हैं कि वो भी मुश्तइल हुए। जो बरतानवी पुलिस है उसका इल्ज़ाम की हद तक है कि ये उनकी तरफ से भी पुलिस को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, लेकिन उसकी कोई ऐसी वीडियो सबूत हमारे सामने नहीं आया। लेकिन उसके बाद जो कुछ किया बरतानवी पुलिस ने, मैनचेस्टर की पुलिस ने, वो सबके सामने है। जो नौजवान है ताहिर, उसके सर पर जो ये पुलिस बूट काफ़ी हैवी होते हैं उससे उसको मारा गया, और जो हमें लेटेस्ट अभी पता लगा है कि जो उसका सीटी स्कैन हुआ है उसमें उसके दिमाग के ऊपर एक सिस्ट आई है, यानी कि दिमाग के सर पे काफ़ी चोट है। ये वाकया एक ऐसा वाकया था जिसने कम्युनिटी को हिला के रख दिया। इस सारे वाकये के बाद यहाँ पर जो पाकिस्तानी निजात जो अफराद हैं, नौजवान हैं, उनमें इश्तिआल फैला। लेकिन बात यह है कि इस वाकये के बाद रात भर भी मुजाहरे हुए, बड़ी तादाद में लोगों ने रास्टल पुलिस स्टेशन को घेरे में रखा, और अभी भी मैनचेस्टर में मुजाहरा चल रहा है जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोग शरीक हैं। जी मुजाहरा कर रहे हैं आज़िज़ साहब ये लोग, कुछ की हमने फुटेजेस भी देखी हैं, आपने ऑब्वियसली उनको देखा। उनमें से कुछ का तासुर या कहना या इल्ज़ाम ये है कि पुलिस से ओवरसाइट नहीं हुई या गलती नहीं हुई, बल्कि एक सिस्टमैटिक रेसिज्म का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। ये कितना ख़तरनाक इल्ज़ाम है और किस हद तक दुरुस्त है? देखिए, ये एक ऐसा इल्ज़ाम है जो कि बरतानवी पुलिस पर लगता रहता है, और न सिर्फ ये लगता रहता है बल्कि ये इल्ज़ाम प्रूफ भी हुआ है। अगर हम देखें कि लंदन में कई दफ़ा स्याह फाम अफराद के साथ पुलिस जो है वो बड़ी मिस हैंडलिंग करती है, और इवन एक नौजवान को गोली भी मार दी गई थी, अगर आपको याद हो कि लंदन के फसादात भी हुए थे जिसके बाद। और उसके बाद जो इंडिपेंडेंट कमीशन बैठा था उसने भी पुलिस एहलकारों को उसका जिम्मेदार करार दिया। ये रेसिज्म तो पुलिस में मौजूद है, जिसमें मुख्तलिफ रिपोर्ट्स जो हैं बरतानी पुलिस की अपनी जो वॉच डॉग्स हैं यहाँ के सरकारी इदारों में, जो इंडिपेंडेंट कमीशन बैठते हैं, उनमें भी ये आ चुका है कि बरतानवी पुलिस के अंदर इस्लामोफोबिया भी है, रेसिज्म भी है, और ये लोग जो कलर स्किन के लोग हैं जिनका जो है उनके साथ ये इम्तियाजी सलूक बरतते हैं। इसकी जगह अगर कोई सफ़ेद फार्म होता तो शायद पुलिस ये सलूक ना करती। तो इस सारे वाक़यात में कम्युनिटी किस वजह से भी ज़्यादा इश्तियाल में है कि इस तरह के वाक़यात गुज़िश्ता दिनों अगर आप देखें तो ब्रेडफोर्ड में भी इस तरह का वाक़या हो, लेकिन उसमें पाकिस्तानी फैमिली थी, रोमानियन फैमिली थी। तो इसके लेके ये सारी सूरत हाल को लेके और पुलिस की तरफ से पहले एक स्टेटमेंट आई जिसमें जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने कहा हम पे पहले अटैक हुआ था, उसके बाद फिर उन्होंने एक और स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा हम इसको मज़ीद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिर उन्होंने कहा कि गालिबन एक ऑफिसर को वो सस्पेंड कर चुके हैं। क्या एक्शन लिया पुलिस ने? देखिए जी, सिस्टम यहाँ का एक ऐसा शफाफ जानबदार सिस्टम है कि जिसकी वजह से बरतानिया जो है वो सिस्टम अभी तक चल रहा है। बरतानी वज़ीर आज़म ने भी इस पर नोटिस लिया है, उनका बयान भी आया है। उसके अलावा जो वज़ीर दाखिला है यहाँ की, उन्होंने भी नोटिस लिया है, और जो ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने उस पुलिस एहलकार को सस्पेंड करके तमाम ड्यूटी से हटा दिया, और इस मामले को इंडिपेंडेंट कमीशन के सपुर्द कर दिया जो इसको इन्वेस्टिगेट करे। ये एक अच्छी बात है कि फौरी तौर पर आला तरीन जो दफ्तर है यहाँ का, जो वज़ारत उज़्मा है, जो केयर स्टार्मर है, उन्होंने भी इस पर बात की है। बाकी जो अरकान पार्लियामेंट है पाकिस्तानी निजात, जिसमें अफजल खान है, नाज शाह हैं, यास्मीन कुरैशी हैं, ये सब भी बोले हैं। और इसका ये असर हुआ है कि इस वक्त बरतानवी पुलिस जो पहले ज़रा इल्ज़ाम लगा रही थी, ज़रा उसको इनके नौजवानों के खाते में डालनी थी कि इनकी तरफ से शुरू हुआ, वो अब डिफेंसिव पोजीशन पे है। ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस के जो ग्रेटर मैनचेस्टर के जो मेयर हैं, वो भी इस वक्त इनके साथ राब्ते में हैं। जो अहमद याकूब सॉलिसिटर हैं, जो लॉयर हैं इन दोनों नौजवानों के, उनके भी मुज़ाकरात चल रहे। तो जो हमें आउटकम नज़र आ रहा है कि इस वाक़ये की जो आज़ादाना इंक्वायरी के लिए, और अब जो मुजाहिरीन ये कह रहे हैं कि सिर्फ एक पुलिस एहलकार की मुअत्तली काफ़ी नहीं है। उनका ये कहना है कि उस मौके पर जो दीगर वीडियोज़ आई हैं तो उसमें भी पुलिस जो दीगर पुलिस एहलकार है उनका रवैया भी जो है वो काफ़ी इश्तियाल वाला था, और उन्होंने भी इस वाक़ये को आगे बढ़ाने में अहम किरदार अदा किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया अज़ीज़ जावेद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। यकीनन मुश्किल है इन फुटेजेस को देखना, क्योंकि मैं बरतानिया में बड़े अरसे तक रहती रही हूँ। मेरे लिए पर्सनली बहुत अफसोसनाक था कि इतने डाइवर्स कल्चर में, इतने ज़्यादा एक ऐसे मुल्क में जहाँ मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ
नस्ल के लोग रहते हैं, इस किस्म के आपको मनाज़र देखने को मिले। और एक सीन तो ऐसा है जहाँ पे वो जो बुज़ुर्ग खातून हैं वो इतनी हरास नज़र आ रही हैं और एक बेईमाना तशद्दुद पुलिस की तरफ से हो रहा है। सो यकीनन उम्मीद की जाती है कि इसके ऊपर भरपूर और क्रिस्टल क्लियर इंक्वायरी होगी। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।